बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ देश की संसद के बाहर विजय चौक पर मौजूद हैं और आज देखिए अब बड़ा विधेयक आज पेश किया गया है लोकसभा में। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है, जिसमें यह प्रारूप है कि देश में लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। लेकिन जो बहस अंदर इस वक्त हो रही है बिल के इंट्रोडक्शन पर ही, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने खड़े होकर के ये कहा कि ये बिल हम जेपीसी को भेजने के लिए तैयार हैं। कानून मंत्री ने खड़े होकर के कहा कि मैं जेपीसी के गठन के लिए भी प्रस्ताव देता हूं, जेपीसी बनाई जाए, बिल जेपीसी को भेज दिया जाए। अमित शाह ने कहा कि इसके बाद ये मैटर यहीं पर समाप्त हो सकता है, उसके बाद जेपीसी में इसमें विचार विमर्श होगा, फिर दोबारा जब ये बिल वहां की सिफारिशों के साथ आएगा तो कैबिनेट इसको पास करेगी, दोबारा इसको सदन में पेश किया जाएगा, फिर इस पर चर्चा होगी। लंबी बहस के बाद ही कभी इस पर आगे सरकार बढ़ने जा रही है, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने शुरुआत में ही देखा, कांग्रेस पार्टी ने खासतौर पर यह मांग रखी कि तुरंत वापस ही ले लिया जाए ये बिल इंट्रोड्यूस होना ही नहीं चाहिए, वो इसके खिलाफ थे। उनके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया गया और सारे दलों ने यह कहा कि यह संविधान के खिलाफ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, संघीय के खिलाफ है। केवल और केवल एक व्यक्ति की जिद को पूरा करने वाला, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया लेकिन ये उनका कहना था, कल्याण बनर्जी ने कहा कि एक व्यक्ति की जिद को पूरा करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। फिर किसी नेता ने यह कहा ये तो वोट का अधिकार छीनने वाला बिल है, ये मतों को चोरी करने वाला बिल है। ओवैसी साहब भी इस पर बोले हैं। तो तमाम नेताओं ने अपनी विपक्ष में इस पर बात रखी। समर्थन में टीडीपी की तरफ से सांसद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम अपने नेता चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। इससे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया में कामकाज में व्यवधान आता है वो दूर होगा, बहुत बड़ा खर्च बचेगा, संसाधनों की बचत होगी। इस बिल के पक्ष में भी बातें कही गई हैं। मैं आपको कुछ बयान सुना रहा हूं जो आज लोकसभा में दिए गए जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद चर्चा हुई है। इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है, जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। श्रीकांत शिंदे जी संतृप्त। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि और 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि में संशोधन करके चुनाव को एक कानूनी ढांचे के भीतर सिंक्रोनाइज किया जा सकता है जो संसदीय संप्रभुता को बरकरार रखता है। क्या राज्य सरकारों की स्वायत्तता, ये विषय ये भी आया, ऑटोनॉमी। संविधान अध्यक्ष जी, संविधान के 7th शेड्यूल्ड के यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 72, उसमें लिखा हुआ है इलेक्शन टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट द इलेक्शन कमीशन के अनुसार केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। सर, ये आपका जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री 72। और यह संशोधन राज्यों को संविधान प्रदत्त शक्तियों को न तो कम करता है और न ही छीनता है। सर, ये जो संशोधन है एकदम संविधान सम्मत हम लेकर के आए। अब एक विषय आया बेसिक स्ट्रक्चर का, इसमें 2 मिनट में बोलना चाहता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर पे सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में 1973 में इस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। उसमें 5-7 बिंदु उन्होंने तय किए हैं। बाद में और मामलों में भी कुछ बिंदु जोड़े हैं, कुछ विषय, जैसे
judicial review, federal character of the constitution, separation of power between legislature, executive and judiciary, secular character of the constitution, supremacy of the constitution. ये इस बिल में कहीं भी आघात नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, जो बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। आगे मैं ये कहता हूं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट के साथ साथ मामन राव, एल चंद्रन कुमार ने कुछ सब्जेक्ट और जोड़े, लेकिन ये इससे कोई ना तो संसद की शक्ति में कमी आ रही है और ना कोई विधानसभा में शक्ति दी है संविधान, उसमें कमी आ रही है। मैं एक चीज, तो बाबा साहब का यहाँ जिक्र आया और बाबा साहब के कोर्ट का भी जिक्र आया, मैं अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ये अवसर दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले इस देश के कानून मंत्री थे, जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे, तो अध्यक्ष जी मैं ये बात सदन में रख रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट, संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार नहीं है। फेडरेशन एक संघ है और इसका स्वरूप अविनाशी है, कोई नहीं बदल सकता फेडरल स्ट्रक्चर को, ये बाबा साहब ने कहा। अब ये है ही नहीं विषय इसमें, ये राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब आप देखिए, संसद के अनुच्छेद 327 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को चुनाव को एक साथ कराने के लिए संविधान में उचित संशोधन करने का अधिकार है, जब मैंने बताया। अब मैं एक बात, जो ये जो हमने जोड़े हैं आर्टिकल जोड़े हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल जोड़े हैं, उसमें मैं एक बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, जब बात जेपीसी की आई गई तो डिटेल चर्चा जेपीसी में होगी। आप कुछ तो बोल दें, हाँ जेपीसी में होगी, लेकिन आज मैं चूंकि आपने अवसर दिया, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का धन्यवाद करना तो चाहूंगा और उनके जो एचएलसी में जुड़े हुए सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। गृह मंत्री जी भी उसमें थे, कितने डिटेल डिस्कशन हुआ, ये कह रहे अचानक ही आ गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये, अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर एचएलसी गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया, तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया, सारे स्टेट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है। मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर, ये 41 साल से मामला पेंडिंग था।
हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा, जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा, जो भी बाता आदि मग में। मग का मतलब ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा, जो भी बाता आती जग में, अपना सर्वस्व लगा कर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ द बिल, आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये है कि हाँ डिवीजन देंगे प्लीज, हाँ देंगे डिवीजन, डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। तो आप देख रहे हैं बिल को पेश किया गया। अब इसके इंट्रोडक्शन पर ही एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया लोकसभा में। इस पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग की है, मतलब मतदान की मांग की है। अब यह बिल पेश हो, इसी पर जो है पहले मतदान किया जा रहा है, उस पर वोटिंग कराई जा रही है। लॉबीज क्लियर करने के लिए बोल दिया है सभापति ने, चेयर की तरफ से कह दिया गया है। मतलब अब मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। हालांकि कानून मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि यह बिल जेपीसी के सुपुर्द हम करने के लिए इच्छुक हैं। जेपीसी का गठन करा जाए, जेपीसी को भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष जो है इसी स्टेज पर, इंट्रोडक्शन की स्टेज पर ही इस पर मतदान की मांग कर रहा था। मांग हुई है तो चेयर की तरफ से उसको मानना पड़ा है और अब वो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को देवेंद्र ये लग रहा होगा कि ये जो वोटिंग की नौबत आती है, ये तो बिल पास या पास हो या ना हो उस स्टेज पर आती है। अभी तो बिल पेश ही हुआ था, अब मतदान किस लिए? बिल्कुल सौरभ, कई बार ऐसा होता है कि जब बिल आप पेश करते हैं तो उसमें ऐसी वोटिंग की नौबत आती है। हालांकि प्रक्रिया ये रहती है कि जब भी बिल पेश किया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा तो उसमें अनुमति ही लेनी होती है और वहाँ पर अगर उस समय भी कोई सदस्य अगर विरोध खड़ा होकर कर दे कि वो इस बिल का विरोध करता है तो उस समय फिर वैसी नौबत आएगी। अब उसमें प्रक्रिया ये होती है कि आमतौर पे सरकार के जो बिल होते हैं, क्योंकि सामान्य तरह के होते हैं, तो उसमें विरोध वाली नौबत नहीं आती। कुछ ऐसे अवसर ज़रूर होते हैं जब बिल का ही विरोध किया जाता है। जैसे आपको एक बार ध्यान होगा कि जब महिला आरक्षण बिल को पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तभी कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो इस तरह की अपवाद स्वरूप स्थितियाँ आती हैं जब बिल के इंट्रोडक्शन के समय न सिर्फ इतनी ज़्यादा चर्चा हो बल्कि डिवीज़न यानी कि वोटिंग की बात हो कि क्या इस बिल को पेश किया जाना है। क्योंकि जैसे इस बिल को एक बार पेश करने की अनुमति दे दी जाती है सौरभ, उसके बाद ये संसद की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अभी तक ये सरकार की प्रॉपर्टी है, ये जो ड्राफ्ट बिल लाया गया है, लेकिन एक बार जब वो संसद की प्रॉपर्टी हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि जब तक वो संसद की प्रॉपर्टी रहेगी फिर उस कंडीशन में इसको कोई कानूनी चुनौती भी नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन का ही सत्ता पक्ष विपक्ष विरोध कर रहा है और सत्ता पक्ष इस बात को लेकर, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, कि पूरी तैयारी में वो थे और इसी लिहाज से कल ही सभी सांसदों को कह दिया गया था और इतनी बारीकी का सौरभ ध्यान रखा गया था कि जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में है कार्यक्रम के संबंध में, तो वहाँ पर राजस्थान के कुछ सांसदों को वहाँ पर होना था और फिर उनको भी इन्फॉर्म किया गया कि सिर्फ वही सांसद वहाँ मौजूद रहें जिनका रहना बहुत अनिवार्य हो, अन्यथा सदन में आए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित बिल आ रहा है और संभव है कि विपक्ष इंट्रोडक्शन के समय ही डिवीजन की मांग कर दे। इसलिए संख्या बल पर्याप्त रहना चाहिए। साधारण बहुमत के तहत यह अनुमति मिलती है। अभी बस नंबर्स की बात है कि वो नंबर्स कैसे होते हैं। सौरभ,
तो संख्या बल के लिहाज से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो देखा सहयोगी दल भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं इस विधेयक का। टीडीपी ने बड़ा जोरदार तरीके से समर्थन किया अभी। और बिल्कुल सौरभ, संख्या बल को लेकर दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। उसमें बहुत कंफर्ट वाला सिचुएशन था, उसी लिहाज से शायद सरकार को ये लग भी रहा था कि हो सकता है कि डिवीजन की मांग ना हो, लेकिन दूसरी तैयारी भी थी कि अगर अपोजिशन ने डिवीजन की मांग की तो नंबर्स कैसे होने चाहिए। और जैसा कि पहले आपने सुना, ये कानून मंत्री बता भी रहे थे कि 2019 में जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तो उसमें लगभग 16 दल जो थे उन्होंने इस बात को लेकर हामी भरी थी कि हाँ, अलग अलग समय पे इलेक्शन कराया जाना ये बहुत ज़्यादा श्रमसाध्य प्रक्रिया होती है, इससे डेवलपमेंट वर्क भी बाधित होता है और इस लिहाज से ज़्यादा बेहतर होगा कि एक साथ ही चुनाव करा लिया जाए। तो इसमें सरकार को ये भरोसा है कि इसकी प्रक्रिया को लेकर चाहे जितने भी सुझाव आएँ, लेकिन इस आइडिया को लेकर देश में बड़ा जनमानस इस बात को मानेगा कि हाँ, ये होना चाहिए। उसमें जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि सरकार में टॉप लेवल पे और प्रधानमंत्री के स्तर पे भी ये मंशा है कि देश में इसके लिए जनमत तैयार होना चाहिए, जनमानस तैयार होना चाहिए और इसलिए इस लिहाज से इसको लेके कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। हालांकि दूसरी स्थिति भी है कि क्योंकि ये संविधान संशोधन बिल है तो ऐसे में जल्दबाजी को लेके नंबर्स की समस्या आएगी 2/3 बहुमत को लेके, लेकिन वो अगर रहता तो भी शायद ये इतना बड़ा फैसला है कि इसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता था। और जैसा कि कहते हैं कि एक एक कदम फूक के रखना, सरकार अभी वही करती नजर आ रही है। और अब तक सौरभ जो कुछ भी हुआ है, जैसे अभी जेपीसी में भी अगर हो जाएगा, अगर अनुमति मिल जाती है तो बहुमत को लेकर जिसके बारे में पूरी संभावना है कि सत्ता पक्ष के पास इस बिल को लेकर अच्छा मार्जिन रहेगा, तो उसके बाद जेपीसी को भेजा जाएगा और ये सारी चीज़ें सरकार के हिसाब से ये भी चलती नजर आ रही हैं। सौरभ, एक बार फिर से हम व्यूअर्स को बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हो, इसको लेकर के मतदान किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि विपक्ष ने इस पर वोटिंग की मांग की थी और उसके लिए अभी आप देख रहे हैं डिवीजन की तैयारी की जा रही है, मतदान की तैयारी चल रही है। Kind attention of the honorable members. एक मिनट सेक्रेटरी जनरल, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाओ। माननीय सदस्यगण, सदन में अगर मतदान हुआ, डिवीजन हुआ, तो पहली बार इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक बार सीट पर बैठ जाएं। देसाई जी प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज सब अपनी अपनी सीट पर विराजें। प्रक्रिया बताएं। आपको प्रक्रिया भी बताई जाएगी। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। माननीय सदस्य हम बैठे, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हो रहा है, इसलिए माननीय महासचिव सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के अंदर यह भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब गया है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को संशोधित कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। पहले महासचिव की व्यवस्था को समझ लें, सब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। महासचिव। Kind attention of the honorable members is invited to points related to operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate, and any one of the following buttons
fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker. No, below red color sticker. Abstain, below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can see the final result few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual result display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ/ना/मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन पर भी अपने मत को जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि किसी सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, महासचिव जी ने आपको डिटेल चर्चा करके बताया, विषय बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि इस सदन में पहली बार मतदान हो रहा है और पहली बार मतदान प्रक्रिया में कुछ परेशानियां आप सब सदस्यों को अनुभव हो सकती है। हमारी तरफ से इसको कई बार अभ्यास किया गया है, लेकिन मतदान पहली बार किया जा रहा है। अगर कोई संशोधित करना होगा तो हम सब इसको संशोधित भी करेंगे
और किसी माननीय सदस्य को अगर बटन दबाने में परेशानी होगी तो इस बार हम व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्ची के लिए भी अलाउ करेंगे। और प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव, ये देखिए वोटिंग हो चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए या नहीं। वोटिंग के नतीजे भी सामने आ गए स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं। 220 वोट जो हैं वो इस बिल को स्थापित करने के लिए यानी पेश करने के पक्ष में पड़े हैं और इसके विरोध में 149 वोट, किसी ने एब्सटेन नहीं किया। मतलब जितने सदस्य मौजूद हैं सबने वोट किया है। 220 वोट जो हैं इस बिल को स्वीकार करने के पक्ष में पड़े हैं और 139 वोट इसके खिलाफ पड़े हैं। आप सब वरिष्ठ हैं। अरे माननीय सर, जितने प्लीज वोट प्लीज एक मिनट रिकॉर्ड हुए हैं ये वो दिखाए जा एक रहे बार हैं। दोबारा कराएंगे। रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। 149 विरोध में 220 समर्थन में ये देखिए, फिर से कराई जाएगी वोटिंग, क्योंकि बहुत सारे वोट हो सकता है रजिस्टर नहीं हुए। 240 तो बीजेपी के अपने हैं, फिर समर्थक दल है, एनडीए के 293 एनडीए की संख्या है और उनके एनडीए के अलावा भी कोई समर्थक होंगे जो समर्थन में होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ सांसद मौजूद नहीं होंगे आज, ये मुमकिन है। पीएम भी नहीं है, 2-3 सांसद नहीं है। इतनी बड़ी संख्या मौजूद नहीं हो, ये कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है। अभी एक बार वोटिंग हुई है। अब स्पीकर बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस नई संसद के अंदर लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें हो सकता है कुछ परेशानी आए। उन्होंने कहा हम कई बार इसका अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अब पहली बार आप सबके बीच में इसका इस्तेमाल होगा तो कोई दिक्कत हो सकता है कुछ सदस्यों को आए। जिनको प्रॉब्लम होगी, जिनका वोट रजिस्टर नहीं हो रहा होगा, उनको फिर पर्ची से भी मतदान करने की व्यवस्था दी जाएगी। यानी वो पर्ची के जरिए भी अपना मत जो है वो दे सकते हैं, इसके पक्ष में विपक्ष में या एब्सटेन करना चाहते हैं तो। अभी जो लेकिन पहली बार जब इस्तेमाल हुआ तो 220 वोट जो है वो समर्थन में पड़े बिल के। फिर मैं ये क्लियर कर दूं, ये बिल को पास कराने या इसके विपक्ष इसके विरोध में ये वोटिंग नहीं हो रही है। बिल रखा जाए या नहीं रखा जाए या सदन में, लोकसभा में, इस पर ये मतदान किया जा रहा है। अगर इसी स्टेज पर ज्यादा वोट पड़ जाते हैं इसके विरोध में तो ये बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा। लेकिन इंट्रोड्यूस करने के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े, यह हमने देखा। अभी यह प्रक्रिया एक बार फिर होगी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर जब कोई बिल पेश होता है तो उस पर वोटिंग तभी होती है जब फाइनल हां या ना की बारी होती है कि बिल पास हो या ना हो। अभी बिल को इंट्रोड्यूस करने पर ही, पेश किए जाने की स्टेज पर ही मतदान मांगा विपक्ष ने, वो कराया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, हमारे सारे मेहमान यहाँ पर हैं। स्पीकर कुछ बोल रहे हैं, फिर सुन लें। माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है, वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा आप विद्वान हैं, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें।
क्या हो रहा है लोकसभा में? जो अभी नंबर हमने देखे, क्या वो फाइनल फिगर था? हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र आपको बताएंगे जो इस वक्त प्रक्रिया चल रही है, और स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि आपको पर्ची से भी हम, अगर आपका वोट रिकॉर्ड नहीं हो रहा है या आप बदलना चाहते हैं अपना वोट, तो उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। जी देवेंद्र। और सौरभ, जैसे शुरू में ही आपने सुना था कि लोकसभा अध्यक्ष ने यह बताया था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है इस नई संसद की बिल्डिंग में, तो उस लिहाज से बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, और उसी लिहाज से वो ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर किसी सदस्य को ये लग रहा है कि हाँ उसने तो कुछ और वोट दिया था और वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो उसके पर्ची के आधार पे वो दे सकता है, और उसके बाद ही ये फाइनल फिगर आएगा। हालांकि नंबर्स के हिसाब से देखें सौरभ, तो आज एकदम से जैम पैक्ड हाउस जैसा कहा जाता है वैसा नहीं था। बहुत सारे सदस्य इसमें नहीं आए हुए थे। बहुत सारे सदस्य आते हैं और सुबह में अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि हाँ वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें होते रही हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि संसद की प्रक्रिया में जब कोई बहुत महत्वपूर्ण बिल हो, अचानक वोटिंग की नौबत आती है, तो उसमें जो मैसेज सौरभ दिया जाता है, उसमें मैसेज में ऊपर ही लिखा रहेगा रश रस रस, देयर इज इंपॉर्टेंट बिल। तो उसके बाद सारे सांसद भाग के आते हैं। अभी जैसे खजुराहो के सांसद की बात कर लें, पार्टी ने उनको बोला है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो 1 बजे कहीं और गए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें होते रहती हैं। उसके हिसाब से हो सकता है कि नंबर्स में कुछ कम हो, लेकिन निश्चित तौर पे अगर 220 का नंबर आता है तो ये सत्ता पक्ष के लिए सौरभ खास तौर पे बड़ी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि वहाँ कल से ही इस बात को लेकर तैयारी की जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि ये बिल अचानक आ गया, आनंद फानन में आ गया। जब सत्ता पक्ष पूरी तरीके से तैयारी करके इस बिल को लेकर आ रहा है, और वहाँ पर अगर सामान्य बहुमत का नंबर नहीं आ रहा है एनडीए गठबंधन के पास, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर होगा। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सांसदों को ये आगाह करते रहे हैं कि आप सदन में अपनी मौजूदगी रखें और हमेशा पार्लियामेंट में रहें, लेकिन इसके बावजूद इन सारी बातों को कहने का बहुत असर नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी काम से सांसद बाहर होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लापरवाही के समय बताई जाती है। लेकिन अभी देखना होगा कि फाइनल नंबर आता क्या है। सौरभ जी, वो जब ये पर्ची के जरिए जो मतदान हो रहा है वो भी जब उसमें जोड़ लिया जाएगा तब पता चलेगा। समीर जी, लेकिन कुल 222 इसके समर्थन में वोट पड़ना, 293 है एनडीए इस वक्त, 240 बीजेपी का के लिए बिल्कुल है। बहुत सारे इस वक्त सांसद नहीं है मतलब सदन में। ये भी हो सकता है कि बहुत से सांसद एब्सेंट हो। आज प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में कार्यक्रम है, तो कुछ सांसदों को 4 से 5 राजस्थान के सांसदों को शायद अनुमति दी गई है राजस्थान में रहने के लिए, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन जब पार्टी ने व्हिप जारी किया हुआ है तो मुझे लग रहा है सारे सांसदों का रहना चाहिए। और 240 तो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है, अगर 5 छोड़ दीजिए 235 तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में होना ही चाहिए। इस स्थिति में अगर लग रहा है कि इतने कम वोट 222 अगर इसके पक्ष में आ रहे हैं, जबकि इसके अंदर आप देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू पार्टी के सांसद है, इसमें जनता दल यूनाइटेड के भी सांसद शामिल है, और वो दल भी शामिल है जिन्होंने शिवसेना के सांसद, और ऐसे वो दल भी शामिल है कि जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय कुछ सांसद एब्सेंट हो गए, या ये हो सकता है कि वोटिंग जो पहली बार हो रही है, लोकसभा स्पीकर बिरला जी बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर वोटिंग जो हो रही है बटन के थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, तो कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो मुझे लग रहा है शायद वो दिक्कत ज्यादा होगी, इससे फिर से वोटिंग कराई जा रही है। सदस्यों से कहा गया है कि पर्ची के माध्यम से भी वो अपने वोट दर्ज करा सकते हैं। तो देखना होगा कि फाइनल आंकड़ा क्या होता है। मुझे लग रहा है जब दूसरी बार वोटिंग होगी तो ये आंकड़ा बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वोट कम पड़ते हैं तो निश्चित रूप से जैसे देवेंद्र पाराशर ने कहा है कि यह केंद्र सरकार के लिए एक अराजक सिचुएशन है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के बार बार कहने के बाद भी, अमित शाह के बार बार इस मामले में पार्टी सांसदों को अलर्ट करने के बाद भी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लगातार इसका ध्यान रखने के बाद कि आज सारे सांसद में उपस्थित हो और एक अच्छा मैंडेट इसके पक्ष में जाए वोटिंग के, मुझे लग रहा है सांसद मिस कर रहे हैं। अगर ये वो क्या परिस्थिति है, क्यों वोट कम हो रहे हैं, ये तो अभी पता चल जाएगा। लेकिन ये बिल, इस बिल के पेश करने के पक्ष में बहुमत होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो अभी जो नंबर आया उसमें ही दिखाई दे रहा है कि 220 जो है वो पक्ष में पड़े हैं, 149 उसके विरोध में पड़े हैं। तो ये बिल इंट्रोड्यूस होगा वोटिंग के बाद, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप विपक्ष की स्ट्रैटेजी को जरा समझना चाह रहे होंगे। विपक्ष विजय जी, इंट्रोडक्शन के स्टेज पर ही डिवीजन और वोटिंग मांगना, इसका ये मतलब कोई आमतौर पर नहीं होता है। नहीं, बिल बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी हमारी चुनाव प्रक्रिया को एक तरह से बड़ा बदलाव हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा बदलाव है। और जब आप प्रेजेंट करने के, या टेबल करना बोलते हैं उसको, जो पेश करना आप कहते हैं, पुनर्स्थापित जिसे हिंदी में बोलते हैं, टेबल करने के लेवल पर, स्तर पर यदि बिल को लेकर डिवीजन मांगा जाए, इसका मतलब है कि जो लोग डिवीजन मांग रहे हैं, जो उसके पक्ष में नहीं है, वो मूलतः उस बिल के पक्ष में नहीं है।
क्योंकि बिलों में संशोधन, बिलों में बदलाव की प्रक्रिया तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस का है। और जब सरकार ने भी कह दिया कि वो जेपीसी में जाएगी इस बिल को लेकर, तो उसके बाद भी यदि डिवीजन मांगा गया है तो विपक्ष की मंशा यह है कि वो ये बताए कि देश के गैर सत्ताधारी जो दल हैं वो ज्यादातर दल इस बिल के पक्ष में नहीं इस विचार के ही खिलाफ इस विचार के खिलाफ, हाँ, इसको ये समझ लीजिए, इस विचार के खिलाफ है, वन नेशन वन इलेक्शन के विचार के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि देश में एक देश एक चुनाव फिर आप की इसमें प्रक्रिया। जेपीसी में कुछ टिंकरिंग कर लें वो भी मंजूर नहीं है। जेपीसी तो अलग है, वो तो मूल जो विचार है उसी के खिलाफ है, ये उसका मकसद है। और ये नंबर जो है ना, वो नंबर अभी ठीक नहीं है, लेकिन कोई बिल पास टेबल करने के वक्त में पास नहीं होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। सरकार के पास उतना नंबर है, लेकिन ये चिंता की बात है कि सरकार को जो एमपीज हैं उनको विप के बाद भी यदि नंबर कम रहता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये नंबर मिनिमम 500 नंबर होना चाहिए टोटल, जी मिनिमम, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल को आप समझिए पूरे देश की पूरी चुनाव 369 वोट पड़े हैं, 543 सदस्य हैं, हाँ 369 वोट रिकॉर्ड हुए हैं। नहीं तो वो गलत है, वो तो रिकॉर्ड मशीन में भी गलत है, जो स्पीकर साहब भी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। एक में इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है। तीनों आयोग, बोर्ड या कोई भी अन्य ऐसे बोर्ड या आयोग हैं, वे इसके लिए अधिकृत होते हैं, वे क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वे अपने कदम को उठाने के स्वतंत्र है, वे कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी नियत में कोई, उनकी पारदर्शिता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। और इसीलिए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण सभी लोग जाते हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों से हम कहते हैं कि वे लोग भी जिले जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र वितरण में अपना योगदान दें। और हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि साहब सिफारिश किए बगैर न केवल हमारी नियुक्ति हुई है, बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। और मैं एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी क्षेत्र में, दूसरा प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति, इसीलिए है जिससे अधिक से अधिक निवेश यहां यूपी के अंदर आए, अधिक से अधिक निवेश आए। 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, यह उत्तर प्रदेश में 1,25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। 1,25 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी दे रहा है। और इसमें से 15 लाख करोड़ का अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ का पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करके इसको भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिए देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है, प्रदेश में निवेश करना चाहता है। और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था। और आज ओझा जी ने स्वयं कहा है कि 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। तीसरा, सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी रोजगार मेले लगाए हैं, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जगह जगह रोजगार मेले लग रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के दिन पर जब रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट इस बात को कहती है कि दुनिया के, अब भारत के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, बैंकों से लेन देन जिस राज्य का सर्वाधिक है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो है आज के दिन पर, जब हम लोग आए थे तब 45 से कम था, 44 के आसपास था। आज यह 60% है। ये दिखता है कि अगर 100 रुपया जमा हो रहा है तो 60 रुपया यूपी के अंदर ही यूपी के नौजवानों को, यूपी के बेरोजगारों को और यूपी के ही व्यवसायियों को यूपी के अंदर अपना रोजगार के सृजन करने, यूपी में नए रोजगार को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग इसके माध्यम से 60% से ऊपर आज के दिन पे यूपी का सीडी रेशो है, ये बढ़ाने की आवश्यकता है। हम मानते हैं इसको 75% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमें विरासत में क्या मिला था?
44%, 45% से भी कम मिला था। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर, जो रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम है, मृत प्राय सा हो गया था। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने लाखों नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध करवाए हैं। कृषि सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम किया गया है। प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ला करके पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। खेती के विविधीकरण की दिशा में जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं, 23 लाख हेक्टेयर भूमि को जो अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, इसने किसानों की आमदनी को बढ़ाया है। और उद्योग कैसे चलने चाहिए, चीनी उद्योग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश, जिसको आप चीनी उद्योगों को आप बेच रहे थे, तबाह कर रहे थे, बंद कर रहे थे, आज 120 चीनी मिलें अकेले उत्तर प्रदेश चला रहा है। और उनमें से 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। जो बाकी 20 चीनी मिलें हैं, उन पर भी एक दबाव है कि भाई आप भी इस प्रक्रिया के साथ जोड़िए। लगभग हर चीनी मिल अपने से इथेनॉल प्लांट को भी जोड़ रहा है। सीबीजी के नए प्लांट लग रहे हैं। आज के दिन पर देश के अंदर सबसे अधिक कंप्रेस्ड बायोगैस के सबसे अधिक प्लांट लगाने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। लेकिन इस दिशा में और भी कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं फिर से अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सदन में आकर के मुद्दों को रखें, लेकिन तथ्यों के साथ अगर रखेंगे तो इसमें उनकी गरिमा भी बढ़ेगी और उनका सम्मान भी बढ़ेगा। उनके जो मुद्दे थे, मुद्दा उचित है लेकिन तथ्यहीन थे, अपुष्ट थे। उनमें कहीं भी कोई भी उसमें ऐसे तथ्य नहीं थे जिनके बारे में कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। सरकार की नीयत साफ है, नीतियां बहुत स्पष्ट हैं और सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट का मिशन है, आज उसका बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। 12 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक इस स्किल मिशन के साथ जोड़ा गया है। 6 लाख से अधिक नौजवान इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल को, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता, पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग? 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं
और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास के दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। कल कुंभ पे भी चर्चा होगी और मुझे लगता है कुंभ एक अवसर होगा हमारे लिए उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर शोकेस करने का हर एक फील्ड में। लेकिन इसके लिए अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, नकारात्मकता को हटाना पड़ेगा। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है, विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में भी चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर आज के मॉडर्न एज कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वह भी इस बात के लिए स्किल मिशन पे बहुत ध्यान दे रही है। और स्किल मिशन इस बात को लेकर के ही है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके या अपने संस्थान से बाहर निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि वह अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे, स्वावलंबी महसूस करे। और सरकार इसके लिए पूरा कदम उठाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है थोड़ा उसके बारे में जानने का, यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विद्वेष की भावना से ऊपर उठ करके थोड़ा उन स्कीम के बारे में, उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी उससे अपने क्षेत्र में खासतौर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों को लाभान्वित करने में सफल होंगे। उसका लाभ आप ही को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उससे वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी हाल वही होने जा रहे हैं जो कुंदरकी में हुआ है। धन्यवाद। मैंने श्री मनोज पारस को सुना। नहीं हुआ, आपकी पुलिस ने किया कुंदरकी।